स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमारा जो फॉर्मेट है, हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, ये हमारा हो सकता है हमारा इक्विटी का पार्ट है। शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है और एक टोटल का कॉलम होता है। ये हमारा अर्निंग क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट। पेपर स्टार्ट कैसे करना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्लोजिंग देखनी है अपनी। ईयर एंड क्या है, ईयर एंड क्या है, 30 जून 23। तो एंड पर जाएं और बैलेंस लिख दें अपने पेज के लेफ़्ट पेज के एंड पर। हमेशा क्वेश्चन का स्टार्टिंग करें लेफ़्ट पेज से। अच्छा, रेड ना लें जी, चलें जी, रेड सही नहीं है, ठीक है, पेन रेड ना लें, चलें पेन रेड चेंज कर देते हैं। लें जी, आपने जब पेपर करना है तो पेपर की टेक्निक क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल हो तो हमेशा कोशिश करें लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करें। होगा क्या कि लेफ़्ट पेज पे आप क्वेश्चन करेंगे, राइट पेज पे कोई वर्किंग करनी है, वो वर्किंग होगी, आपके सामने दोनों पेजेस होंगे। और जब आपके सामने दोनों पेजेस होंगे तो आपको वर्किंग करना आसान होगा। अगर क्वेश्चन में राइट पेज खाली रह गया तो छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे बाद में जाके कोई MCQs कर लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ टू डू दैट। या खाली भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे खासे पैसे दिए होते हैं आपने, टेंशन नहीं लेनी। लेफ़्ट पेज से आपने स्टार्ट किया, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे, अपना ईयर डिफाइन करेंगे कि आपका ईयर एंड क्या है। अगली चीज़ देखेंगे कि आपको 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करनी है या 1 साल की करनी है, कंपैरेटिव बनाना है या नहीं बनाना। अगर कंपैरेटिव बनना है तो सेंटर ऑफ पेज के ऊपर पिछले साल को लिख देंगे आप, 30 जून 22 सेंटर ऑफ पेज पे। और बिल्कुल स्टार्ट पर जब आपने हेडिंग्स वगैरह दे दी होंगी उसके बाद आपने बैलेंस 30 जून लिख लेना। पेपर में जो काम करना है वो करना है, सबसे पहले अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाए तो शेयर्स के इशुएंस का काम सबसे पहले करते हैं। उसका कोई लिंक नहीं होता किसी भी चीज़ के साथ। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर देख के करते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। डिविडेंड की बात करें तो 2 साल के डिविडेंड होते हैं आपके, एक डिविडेंड फाइनल, एक इंटरिम। दोनों में कैश और बोनस हो सकता है, चाहे फाइनल डिविडेंड हो चाहे इंटरिम हो। जर्नल एंट्री कैश और बोनस की बेसिस पर होती है, फाइनल और इंटरिम की बेसिस पर नहीं होती है। फाइनल और इंटरिम होता है, पहले फाइनल आ जाता है पिछले साल के एंड का, फिर आपका करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। इसी तरह से 2023 में अगर देखें तो फाइनल डिविडेंड पिछले साल का और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 30 जून 19 की। क्वेश्चन के अंदर डाटा 2 साल का है, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे लेंगे जी, लेफ़्ट पेज पर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे। पेज के एंड पर या आपने क्लोजिंग लिख दिया, बैलेंस 30 जून 19। पेज के सेंटर में जाएंगे, बैलेंस 30 जून 18। पेज के स्टार्ट पर बैलेंस 1 जुलाई 17 या बैलेंस 30 जून 16। या आपने लिख दिया। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख के आपको नज़र आएगा कि क्वेश्चन में है क्या क्या कुछ। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 जुलाई 17 की दी हुई है, ऑर्डिनरी शेयर्स ₹10 ईच फुली पेड ऑन जुलाई 1, 2017 ओपनिंग दे दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग, रिटेन्ड अर्निंग एट 1 जुलाई 17 आपने देखा तो आपको नज़र आया इसमें तो ब्रैकेट लगी हुई है।
रिटेन्ड अर्निंग वाहिद कॉलम है जो डेबिट में जा सकता है ड्यू टू लॉसेस, अदरवाइज इक्विटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट नेचर पर। सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद है रिटेन्ड अर्निंग जो डेबिट में जा सकता है, क्यों, लॉसेस की बेसिस पर। एक एंट्री आ रही है, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 18 420। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने गो थ्रू किया कि ये तो एक रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गई, आपने इसको क्या करना है, इग्नोर, साइड पे कर दें। क्या इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगना है या शेयर इशुएंस के ऊपर? मैंने आपको एक बात कही है, पेपर करना एक टेक्निक है, टेक्निक के साथ चलना है, आसान पहले मुश्किल बाद में। हम लोग इसके रिवर्स चलते हैं, हम एक मुश्किल एडजस्टमेंट को पकड़ते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसकी वर्किंग बनाना शुरू कर देते हैं। मुश्किल बाद में, डिले करें उसे, आसान मार्क्स अचीव करें। शेयर इशुएंस सबसे आसान होती है, कोई लिंकिंग नहीं होती उसकी किसी भी चीज़ के साथ सिवाय शेयर कैपिटल। अब अगला काम आपने करना है, डेट्स को देखना है। डेट्स देखेंगे, स्टार्टिंग आपने बना ली, अपने पास टाइमलाइन बना दी बेशक कि आपका स्टार्ट कहाँ से है, रफ क्वेश्चन के ऊपर ही बना दूँ कि 2 साल मुझे करने हैं, 30 जून 19 मेरा एंड है, पिछला 30 जून 18, 30 जून 17, ऐसे ही है जी। 30 जून 19 करनी है ना 30 जून 19 करनी। छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स देखें और देखें कि उनकी डेट क्या है। 1 मई 18, ये कौन सी डेट में है, कौन से साल में फाल कर रहा है, इस चीज़ को देख लें। 1 मई 18 कहाँ पे फाल करेगा जी, पहले साल में। 1 मई 18 राइट इशू। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बताएं क्या प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सबसे आसान होगी लिखना? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सबसे आसान काम है मार्क्स अचीव करना प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो उसके मार्क्स तो अचीव करें। कैसे अचीव होंगे? यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट 30 जून 18 और 19 का लिखा हुआ मिल रहा है 566 और 800, तो मैं क्या करूं, इसे रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लेकर जाऊं और 3 लाइंस पहले टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखूं। हमेशा कोशिश करनी है 2 लाइंस में लिखना है इसे, इसके मार्क्स होते हैं। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर अलहदा से बताना होता है प्रॉफिट और अलहदा से बताना होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। कुछ एक ही लाइन में बता देते हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा बुरा मनाता है कि इसको क्या करना होता है, अलग-अलग प्रेजेंट करना होता है। तो 3 लाइंस इसके लिए दोनों सालों के अंदर ये लिखें। एंड पर कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मार्क्स अचीव होने हैं। प्रॉफिट जाके आपने लिखा 566, प्रॉफिट जाके लिखा आपने 800, यहाँ से एडजस्टमेंट से उठाया और जस्ट आपने जाकर लिख दिया और इस एडजस्टमेंट को आपने काट दिया कि ये मैंने कर ली। क्या इजी एडजस्टमेंट हो गई? क्या इस एडजस्टमेंट के प्लेस करने के मार्क्स होंगे? ऑब्वियसली होंगे। नेक्स्ट, कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड दिए हुए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके साल में कौन कौन से आने हैं, कौन कौन से आपने फिट इन करने हैं। कौन कौन सा आना चाहिए जी? 30 जून 19 का क्या फाइनल आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ये तो अगले साल में जाके आएगा, काट दें। 30 जून 19 का इंटरम आना चाहिए, जी आना चाहिए। 30 जून 18 मुकम्मल होगा, इंटरम भी फाइनल भी। 30 जून 17 का इंटरम नहीं होगा, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। फिर से रेड आ गया, बच्चे ने कहा था रेड ना करें, तो आपने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया कि ये आपके क्वेश्चन का लेना देना इसमें से नहीं है। अगली एडजस्टमेंट आपने पढ़ी 30 इन जून 19 इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 20 मिलियन शेयर्स। शेयर इशू कॉस्ट ऑन दीज शेयर्स इज
6.3 पर शेयर। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज़ 2000 मिलियन एज एट 30 जून 18। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है। अब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ लिमिट, इट्स अ मैक्सिमम लिमिट। हम लोग इसको पिक करते हैं और लिख देते हैं कि ये मेरा शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल नहीं है। आपने कहा कि ये भी एडजस्टमेंट मेरी हो गई, 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। अब आपने ओपनिंग लिखने हैं। 1 जुलाई 17 का ओपनिंग, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है 1200। आपने 1200 उठाया और 1200 अपने फॉर्मेट के अंदर शेयर कैपिटल में लिख दिया। आपने शेयर प्रीमियम को देखा, शेयर प्रीमियम कितना है, शेयर प्रीमियम 70, आपने शेयर प्रीमियम भी ओपनिंग लिख लिया। आपने रिटेन्ड अर्निंग भी लिख दी और आपने, और रिवैल्यूएशन सरप्लस तो कोई क्वेश्चन में है नहीं, ओपनिंग नहीं दिया हुआ। आपने बस ये 3 लिख कर अपने शेयर्स इश्यूएंस के ऊपर काम शुरू कर देना है। प्लान करना है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर आनी है, कौन सी चीज़ पहले, कौन सी चीज़ बाद में। राइट इशू आपने देखा कौन सी जगह पर प्लेस कर रहा है, तो राइट इशू आपने देखा था कि ये एंड पर प्लेस कर रहा है साल के। आपने जाके बस लिखना है। ये शेयर्स दिए गए हैं 8 रुपये पर शेयर पर, 8.5 पर शेयर पर। मींस 10 वाली चीज़ कितने में दी गई है 8.5 में। ये क्या हो गई शेयर्स एट डिस्काउंट। अब आपको इसकी एंट्री आनी चाहिए कि शेयर एट डिस्काउंट की एंट्री क्या है। पिछली अटैम्प्ट तक जो स्टूडेंट्स थे ये कोर्स का ऐसा नहीं था, ये ऑटम 23 की अटैम्प्ट से ऐड हुआ है। उससे पहले कोई एज अ जेस्चर पढ़ा देता था या नहीं पढ़ाता था, ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रूरत बन चुकी हुई है। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। शेयर इशू एट डिस्काउंट 10 वाली चीज़ 8.5 में इशू हो गई। अब कैश कितना आएगा 8.5, शेयर कैपिटल कितना लिखना है 10। बाकी किधर लेके जाएं, एक्सपेंस में ले जाएं, किधर ले जाएं जी, कहाँ पर जाना चाहिए। डू यू नो द एंट्री, यू शुड नो द एंट्री। क्या होनी चाहिए, एंट्री पता होनी चाहिए। कैश 8.5 है, 10 रुपये शेयर कैपिटल जो कि फेस वैल्यू पर लिखा जाता है। वेयर शुड वी जी, रिटेन अर्निंग कम कर दें, क्यों, कोई लॉजिक। रिटेन अर्निंग पहले नहीं लेस करेंगे, इसका रूल है अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है तो शेयर प्रीमियम को ख़त्म करो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर किसको लेकर जाओ, फिर रिटेन अर्निंग में लेके जाओ। इसको एक्सपेंस में नहीं लेकर जाना। ये कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके नहीं दे रहा, इससे सेल जनरेट नहीं हो रही, ये एक्सपेंस में नहीं जाएगी। आपकी आसानी के लिए और काम जल्दी करने के लिए मैंने इसकी एंट्री लिख दी हुई है। बैंक में सबसे पहली बात है कि जी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए हैं। पहले तो ये देखना है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स ढूंढें कितने इशू हुए, और कब पता चलेगा, जब इसकी डेट आएगी। इससे पहले की ट्रांजैक्शंस को पहले टाइमलाइन के अंदर प्लेस करना है आपने, सिर्फ डिविडेंड्स की ट्रांजैक्शंस को और इशुएंस की ट्रांजैक्शन को, उसकी बस आपने लिखनी है बातें। क्या 30 जून 17 का 11% डिविडेंड जो कि कैश है पहले आना चाहिए, एंट्री आनी चाहिए इसकी आपको। कैश डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, रिटेन, अब कम हो जाएगी आप बोल रहे हैं, एंट्री क्या होती है। अगर उसने एंट्री पूछ ली क्या लिखेंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होती है। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट पहली एंट्री, फिर दूसरी एंट्री होगी डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। हम लोग एक ही एंट्री पढ़ लेते हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। होता क्या है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जाते हैं वहाँ पर डिविडेंड पेएबल भी आ रहा होता है, वहाँ पे हमसे एंट्री होती नहीं है। फिर तो हमेशा सही वाली ओरिजिनल एंट्री की तरफ जाया करें और सही वाली एंट्री लिखा करें। और एक और बात, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जर्नल एंट्रीज के ज़रिए हो सकती है। इन सब की नेचर क्या है,
क्रेडिट है। एक छोटा सा रूल आपको बताने लगा हूँ, उसको याद रख लें। एक डेबिट नेचर होती है और एक क्या होती है, क्रेडिट नेचर होती है। डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है, और क्रेडिट लेस होता है। और क्रेडिट नेचर में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। ये काम आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आ जाएगी सुकून में। अब एंट्री आपने देखनी है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट नेचर पर है, और अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्या होगा, शेयर कैपिटल ऐड होगा, और अगर डेबिट हो रहा है तो फिर क्या होगा, लेस होगा। अब आपने ओपनिंग लिख दिया हुआ है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और इन 3 कॉलम्स के अंदर खेलना है, बगैर कोई और चीज़ देखे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन 3 कॉलम्स में आपने सबसे पहले लिख दिया कि इंटरिम फाइनल डिविडेंड आना है। कौन सा, 17 का। इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली हाफ ऑफ ईयर के ऊपर होता है, और यहाँ कहीं पे लिखा भी होगा डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। हमने हाफ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर दिया है, मींस जो फाइनल डिविडेंड है 17 का वो यहाँ पर आ रहा है, इंटरिम डिविडेंड 18 का यहाँ पर आ रहा है, और राइट इशू यहाँ पर आ रहा है। आपने रफली इसको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा, और अब आपने इस तरतीब में क्या कर देना है, ढूंढकर जस्ट उसकी परसेंटेजेस लिखनी है। 30 जून 17 फाइनल डिविडेंड 11%। आपने बस यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है, नथिंग एल्स, 11%। नेक्स्ट आपने अगली चीज़ लिखनी है कि मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या पिक करनी है, मैंने 30 जून 18 का इंटरिम डिविडेंड 1 शेयर फॉर एवरी 6 बोनस है, हर एक शेयर हर 6 के बदले। इसकी परसेंटेज भी बनाकर लिख सकते हैं, 1/6, एक नया शेयर 6 के बदले। आपने ये वाली परसेंटेज नेक्स्ट लिख दी यहाँ पर। फिर राइट इशू की बारी आई, आपने सिर्फ राइट इशू लिख दिया, क्योंकि राइट इशू का पता नहीं है कि यहाँ पर शेयर्स कितने होंगे और कैसे निकलने हैं। राइट इशू जो हुआ था उसके पैसे आए हुए हैं एडजस्टमेंट में 420 लिखा हुआ मिल रहा है कि इसके पैसे 420 आए हुए हैं, 420 मिलियन। अब आपने जब ये काम कर लिया, अब आपने काम शुरू कर देना है। आपने देखना है कि शेयर कैपिटल मेरा था कितना, 1200 था, तो आपने बस यहाँ पर आए और पहले फाइनल डिविडेंड के ऊपर 1200 लिखा। 1200 ज़रब 11% लिया। अब एंट्री सोचें, कैश डिविडेंड है, नहीं पहले से देखा तो दोबारा से देख ले कि डिविडेंड कौन सा है, कैश है। कैश डिविडेंड की एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। इस टॉपिक के हद तक तो डेबिट काफ़ी है, लेकिन अगली एंट्री आनी चाहिए डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पर सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हुई और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 132 आपने कहा, और क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस होता है। आपने लेस कर दिया। नेक्स्ट आप आए अगली एंट्री पर, इंटरिम फाइनल डिविडेंड। अब यहाँ पर भी शेयर कैपिटल देखना है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 1200 ज़रब 1/6, सीधी सी एंट्री। अब इस ये कौन सा था, बोनस, बोनस इशू एज डिविडेंड। बोनस इशू 2 किस्म के होते हैं, एज डिविडेंड एंड नॉट एज डिविडेंड। एज डिविडेंड हो तो वो है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और नॉट एज डिविडेंड, ये नॉट एज डिविडेंड कौन सा हो गया, नॉट एज डिविडेंड मीन जिसका कोई डिविडेंड के साथ इशारा नहीं है। कोई मिसाल इसकी कि आपको बैंक से लोन चाहिए, उसने कहा शेयर कैपिटल मुझे इतना चाहिए, आपके पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है, आपने कहा इक्विटी तो है मेरे पास, तो आप वो इक्विटी देखें ना, उसने कहा नहीं मुझे शेयर कैपिटल टोटल इतना चाहिए। आपने कहा कोई हल नहीं है, मैं क्या करता हूँ, शेयर प्रीमियम से शिफ्टिंग कर देता हूँ किसमें, शेयर कैपिटल में। उसको जितना चाहिए, कुछ शेयर प्रीमियम को उठा के शेयर कैपिटल में शिफ्ट करेंगे, कुछ रिटेन्ड अर्निंग को उठाकर शिफ्ट करेंगे। पहले शेयर प्रीमियम, पहले नंबर पर
शेयर प्रीमियम। तो अभी कौन सा है? डिविडेंड के तौर पर, मींस रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब आप यहाँ पर ही एंट्री देख सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है, ये वाला, ये वाला। और शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। दिस इज द लॉजिक ऑफ प्लस एंड माइनस। अब इस वक्त कितना हो चुका है ये वाली एंट्री के बाद? शेयर कैपिटल 1200 जमा 200 1400। इसके बाद अगर राइट इशू की परसेंटेज दी होती कि इतने परसेंट इशू करना है, तो फिर किस पे होना था? 1400 पर। अब उसने हमें परसेंटेज नहीं दी, उसने क्या, मैंने तो कैश रिसीव किया है कितना? 420 मिलियन। अब आपने इसके बनाने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। कैश कितना आया? 420। कितने में आया? 8.5 रुपये में, 8.5 के हिसाब से कैश आया। तो 420 को तकसीम करेंगे 8 शेयर या 5 से, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि 49.4 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं। अब एट डिस्काउंट इशू हैं, तो एज डिस्काउंट इशू हुए हैं, तो कैश तो आ गया 420, ये तो मसला कोई नहीं, कैश डेबिट हो गया। अब जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे फिर सही बात बन पाएगी, अदरवाइज बात बनना सही मुश्किल है। कैश क्या कर दिया आपने? डेबिट, जो 420 आया हुआ है। शेयर कैपिटल होना है क्रेडिट, वो होना है फेस के ऊपर। अगली चीज़ आपने की कि 49.4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। नाउ यू हैव टू सी द बैलेंसिंग, कि आपके पास कितना डिफरेंस रह गया है। 74 का डिफरेंस रह गया। 74 का डिफरेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरे पास शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट कितना करता है? 70 करता है। तो मैं पहले क्या करूँगा? 70 को ख़त्म करूँगा, 70 को डेबिट करूँगा। मैंने यहाँ पर 70 को शेयर प्रीमियम को डेबिट किया, पहले इसको यूज़ करना, स्टिल ख़त्म नहीं हुआ डिफरेंस। तो अब मैंने बैलेंसिंग के तौर पर, अगर शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने 4 के साथ इसको भी डेबिट कर दिया। अब ये वाली जब तक आप एंट्री सही नहीं बनाएंगे तब तक इसको प्लेस करना आसान काम नहीं है, डिस्काउंट को ख़ास तौर पर, क्योंकि हमें आदत है, शेयर प्रीमियम की तो आदत है, एट पार की आदत है, डिस्काउंट की आदत नहीं है। तो बेहतर है इसको क्या करें, पहले जरा एंट्री बनाएं ताकि बैलेंस हो जाए। शेयर कैपिटल में कितना जाना है जी? 400, 494 आपने इधर लिख दिया, 70 ख़त्म कर दिया, 4 को ख़त्म कर दिया। आपकी एंट्री यहाँ पर प्लेस होगी, कैश ने यहाँ पर नहीं आना। अब क्या हुआ? आपका ये वाला साल ख़त्म हो गया। अभी भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी रीवैल्यूएशन सरप्लस की, कि वो क्या है क्या नहीं है। कितने मार्क्स होंगे उसके? 2 या 3, और बाकी के शेयर कैपिटल वगैरह के मार्क्स इससे कहीं ज़्यादा। तो मार्क्स पहले पासिंग मार्क्स अचीव कर लो, फिर बेशक क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाओ, बेशक उसको अगर आसान लगता है तो पूरा कर दो। टोटल लगाया। अब नेक्स्ट ईयर की आपने डीलिंग करनी है। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए? फाइनल डिविडेंड। किधर गया फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड 17 का तो हो गया। अब अगले साल में फाइनल डिविडेंड 10% भी आ रहा है और 5% भी आ रहा है, और इंटरिम डिविडेंड उसके बाद आएगा 19 का। 10 और 5% आपने ये लिखा कि मेरे पास फाइनल डिविडेंड 18 का आना है, और फिर आना है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किधर गया? कितने परसेंट है? 8%, 30 जून 19 का। यहाँ पे नहीं आना चाहिए बोनस फाइनल, शायद नहीं लिखा मैंने, चलें लिखा होगा। ये आ गया कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड अब हमारे पास 1894 आ रहा था, 10%। फिर फाइनल डिविडेंड बोनस। बोनस की एंट्री वंस अगेन वही चीज़, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। कैश की एंट्री आपने पास की। अब एक ही डेट के ऊपर जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो फिर क्या करते होते हैं हम? एक ही शेयर कैपिटल को यूज़ करना है, दो को यूज़ नहीं करना आपने।
अच्छा जी, तो ये 189 भी आ गया। अब आपके पास यहीं पर आपने क्या करना है, परसेंटेज बना दे लेंगे। 1894 का 5% लें और क्या कर दें, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर दें, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दें। अब आपके पास शेयर कैपिटल कितना हो चुका हुआ है, 1894 जमा 95 जमा 159 कितना हो गया, 1989। और इसके ऊपर 8% जो आपने 19 का डिविडेंड था वो अब मालूम करना है, जो कि इससे पहले शेयर कैपिटल क्या हो गया हुआ है, बढ़ गया हुआ है। ड्यू टू व्हाट, इंटरिम डिविडेंड। अब नया शेयर कैपिटल जो उस तारीख पर होता है उसकी परसेंटेज ली जाती है। अगर आप नहीं लेंगे तो गलती हो जाएगी, ओरिजिनल पुराने वाले को नहीं देखना। तो समहाउ अब 8% लेंगे तो अब वंस अगेन इसकी एंट्री आ जाएगी 159, और ये बोनस की एंट्री वही वाली होती है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब आपने शेयर प्रीमियम को देखना भी नहीं है, वो पुराना ज़माना था। एक ज़माने में ये एंट्री आई थी, कोई अगर पुराना स्टूडेंट सुन रहा हो कि पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ करें, वो पुराना ज़माना था। अब सही वाला जो करंट ज़माना है उस वक्त जो एंट्रीज हैं वो हमने यूज़ करनी है। अब आते हैं, बात करते हैं ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट की। ये क्या है, इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 250 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 20 मिलियन शेयर्स। इसको कहते हैं शेयर इशू फॉर अदर दैन कैश। कैश की बजाय किसी और चीज़ के अगेंस्ट शेयर इशू करना, बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई और चीज़ है उसके अगेंस्ट हमने शेयर इशू कर दिए। एक शेयर इशू है कैश के अगेंस्ट, एक है एज अ बोनस और एक है थर्ड अदर देन कैश या बोनस। तो अब मेरे पास इक्विपमेंट आया जिसकी वैल्यू कितनी है, 240 मिलियन। ये तो कैश की जगह इस्तेमाल हो जाएगा फेयर वैल्यू, और बाकी इशू कितने किए हैं, 20 मिलियन शेयर्स। 20 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं, 240 की चीज़ आई है तो इसकी एंट्री बन जाएगी। अब कैश की जगह बस आपने फिक्स एसेट लिख देना है, पीपी डेबिट एट फेयर वैल्यू लेनी है आपने। शेयर कैपिटल 20 मिलियन शेयर है, 10 रुपये के ऊपर 200 आ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो किधर जाएगा, शेयर प्रीमियम में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंसिंग आ रहा है। तो ये बन जाएगी शेयर प्रीमियम। अब शेयर प्रीमियम में दोबारा से वैल्यू आ गई। अब आप जाकर शेयर कैपिटल में 200 लिख देंगे और 40 शेयर प्रीमियम में लिख देंगे, और आपके शेयर इशू हो गए फॉर अदर देन कैश, इक्विपमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर आती है अगला इशू, शेयर इशू कॉस्ट, जो कि अब दोबारा से एक नई एंट्री आई है। पहले भी मौजूद था लेकिन पहले उस तरीके से जनरल एंट्री बताई नहीं गई हुई थी। शेयर इशू कॉस्ट को क्या करना चाहिए हमें, उसका रूल क्या है, एंट्री क्या होगी। मसला वंस अगेन वही वाला आ रहा है कि यहाँ से ऐड कर दें, यहाँ से लेस कर दें। व्हाट इज़ द जनरल एंट्री, हमें एंट्री आनी चाहिए या बस ये आना चाहिए कि यहाँ से लेस कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें। हमें जनरल एंट्री आनी चाहिए। इसमें कैश आ रहा होगा या कैश जा रहा होगा, क्यों जी, नहीं पड़ी हुई ये वाली एंट्री, चले नहीं पड़ी हुई तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को पढ़ानी है ना। शेयर इशू कॉस्ट भी सेम ट्रीटमेंट है जैसे आपका ट्रीटमेंट था डिस्काउंट का, कि पहले किसको यूज़ करो, शेयर प्रीमियम को यूज़ करो, और बाद में क्या करो, स्टिल अगर कोई खर्चा बच जाए तो वो कहाँ पे लेके जाओ, रिटेन्ड अर्निंग। सेम रूल, कोई चेंज रूल नहीं है। तो शेयर प्रीमियम को पहले यूज़ करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। क्या आपको जनरल एंट्री नहीं पूछ सकता, यही वाला सवाल दे दे और कहे चलो जी पास करो जनरल एंट्रीज, क्या करेंगे, चेंज इन इक्विटी तो आती है, व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इज दिस। वहाँ पे तो हम सोए होंगे फिर,
तो जर्नल एंट्रीज के ऊपर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपका। जब तक जर्नल एंट्री पे फोकस नहीं है तो बात नहीं बननी है। शेयर प्रीमियम, डेबिट, रिटेन अर्निंग, बैलेंसिंग आएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये शेयर इशू कॉस्ट की एंट्री ये है। एनी क्वेश्चन जी, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं सारी जर्नल एंट्रीज एक जगह पर कंपाइल हुई हैं, वहाँ पर से डिस्कस कर दूँगा। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं, बाकी की बात अभी करता हूँ मैं, क्वेश्चन भी मुकम्मल नहीं हुआ। ये समरीज जर्नल एंट्रीज की हैं। बैंक डेबिट शेयर कैपिटल एट पार होगा तो, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट अगर प्रीमियम पे होगा तो, बैंक डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये शेयर्स इशू हो गए हैं एट डिस्काउंट। शेयर इशू कॉस्ट की भी यही वाली बात, शेयर प्रीमियम को पहले यूज़ करना है, रिटेन्ड अर्निंग को दूसरे नंबर पर, और कैश या बैंक क्रेडिट होगा। सेम रूल है, पहले शेयर प्रीमियम को यूज़ करें और उसके बाद दूसरे नंबर पर किसको यूज़ करें, रिटेन्ड अर्निंग को। हमारी स्टडी चेक्स में ये वाला नोट दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट्स ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कभी आपको डिस्कशन लिखने के लिए आ जाती है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यूजुअली द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एंड द रिटेन्ड अर्निंग आर डेबिटेड ओनली इफ देयर इज नो बैलेंस आर इफ बैलेंस इज नॉट एनफ, या बैलेंस है ही नहीं शेयर प्रीमियम में। ठीक, और मैंने उसकी जर्नल एंट्रीज आपके लिए बना दी हुई हैं। देन अगर आप कैश डिविडेंड अप्रूव करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट की ये एंट्री। अगर एज डिविडेंड होता है तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस इशू की एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। और फिर क्या चीज़ है जी, ये नोट एज डिविडेंड की एंट्री भी पहले आपने क्या करना है, पहले आपने अब शेयर प्रीमियम ही यूज़ करना है। तो तीन चीज़ों का एक ही रूल हो गया, कौन कौन सी, डिस्काउंट का, शेयर इशू कॉस्ट का और बोनस इशू नॉट एज डिविडेंड का। तीनों का क्या हो गया, एक ही रूल हो गया। बाकी तो छोटी छोटी सी एंट्रीज़ हैं। अगर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन हमारे इस हिस्से में आती है, उसकी एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। और सेम एंट्री एक और वक्त भी होती है अगर हम डिस्पोजल कर दें तो, रीवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल हो जाए तो जितना बैलेंस पड़ा होता है वो भी क्या करना होता है, आपने शिफ्ट करना होता है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट ये वाली एंट्री भी होती है जी। अब आते हैं एक और बात के ऊपर जो हमारा रह गया है, रीवैल्यूएशन की एक एडजस्टमेंट। क्या सारा क्वेश्चन हो गया सिवाय किसके, एक एडजस्टमेंट के। अब अगर आप पेपर कर रहे हो, पेपर का प्रेशर हो और आपको नज़र आ रहा हो कि इससे मुझे 2 से 3 मार्क्स मिलने हैं और मेरे अगले सवालों से मुझे कितने मार्क्स मिलने हैं, 10 मार्क्स, तो फिर क्या करना चाहिए, 10 को करना चाहिए इसको, इसमें से पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। लेकिन अगर हम शुरू ही कौन सी कर देते, रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट, और वो भी सही ना होती, क्वेश्चन इज दिस, वो भी सही ना होती, फिर क्या होता, फिर क्या होना था, पैनिक होना था। और पैनिक होने के बाद क्या होना था, तब आप आ जाएं इस एडजस्टमेंट के ऊपर, ये भी डिस्कस कर देते हैं। रीवैल्यूएशन भी क्या हो जाएगी आपकी, साथ ही थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग 2 बातें कही गई हैं, एक्वायर की गई थी 1 जुलाई 13 पर। कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600 मिलियन। अब ऊपर जाएं,
क्या इसके अंदर अगर 600 मिलियन है तो बिल्डिंग कितने की होगी? बिल्डिंग कितने की होगी? 2000 की। 2600 है ना टोटल, 2600 में से 600 किसका हो गया? लैंड का। तो 2000 किसकी कॉस्ट होगी? बिल्डिंग की। और बिल्डिंग की मुझे क्या दी हुई है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी दी हुई है 1 जुलाई की, कितनी चार्ज हो गई हुई है। तो मैं इस वक्त कितने पे पहुंच गया? 2000 में से 400 लेस कर देंगे तो मैं 1600 पे पहुंच गया। अब 1600 को आगे आपने लेकर चलना है। क्या ये 1 जुलाई की वैल्यू पे पहुंच गए? और 1 जुलाई को क्या हो गई है? ये वाली वैल्यू बिल्डिंग रीवैल्यू हो गई है और लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। मीन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। द एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20 ईयर्स। जुलाई 13 और आप स्टैंड कर रहे हैं 1 जुलाई 17 पर। 13 से गिनना शुरू करेंगे। 14 पहला साल, 15, 16, 17, कितने साल गुजर गए हुए? 4 साल। 2000 की थी, तकसीम 20 किया, 1 साल की डेप्रीसिएशन 100, 4 सालों की 400। अब आपने गिना और कहा कि मुझे तो डायरेक्टली जंप इन करना है, कहाँ पर? 1 जुलाई पर। और रीवैल्यू कब हो रहा है? ये 1 जुलाई पर ही। साल के शुरू पर जब रीवैल्यू हुआ तो फिर आपने अपनी वर्किंग बनानी है। 3 कॉलम वर्किंग बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी। लैंड को कर दें अलहदा और बिल्डिंग को कर लें अलहदा, और आप 1 जुलाई पर WDV 1600 पर पहुंच गए। इसको लेकर जाना है रीवैल्यूड अमाउंट 1840 पर। आपकी वैल्यू 240 से बढ़ी। आपने कहा 240 मेरा क्या आ गया? पहले साल का रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब आप पेपर कर रहे हैं, पेपर में आपने क्या करना है? यहाँ से डायरेक्टली जंप इन करना है इस वर्किंग से, और 240 जाके कहाँ पे लिख देना है? रीवैल्यूएशन सरप्लस अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के सामने जाकर यहाँ पे 240 फिट कर देना, ताकि जो मार्क्स अचीव होने हैं यहाँ से अचीव होने हैं, नीचे वर्किंग से अचीव नहीं होने। एग्जामिनर को कोई नहीं पता कि ये वाला बंदा कौन सी जगह पर इसको ले जाकर लिखेगा, तो यहाँ पर लेकर आएंगे, मार्क्स अचीव होंगे। मेन आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर जब चीज़ आएगी नहीं तब तक मार्क्स अचीव नहीं होने। हम लोग सिर्फ वर्किंग की तरफ भागते हैं, वर्किंग से मार्क्स अचीव नहीं होते जब तक कि उसको फिट इन ना किया जाए। एग्जामिनर को इल्हाम तो नहीं होगा ना कि ये कौन सी जगह पर इसने लिखना है, क्या हो जाएगा? तो जो ही आपने एक चीज़ वर्कआउट की है और वो बिल्कुल एंडिंग स्टेज पर है तो उसके अंदर क्या करें? चीज़ों को फिट इन करें। नेक्स्ट आपने कहा अगली इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए? रिमेनिंग लाइफ फाइंड होनी चाहिए। जब आप रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर लेंगे, 16 आपने फाइंड कर ली है, तो फिर इसके ऊपर आपने फ्यूचर में क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। अब आपके लिए चूँकि एक और साल भी दोबारा से रीवैल्यूएशन है, तो फिर तो आपको इस कॉलम को भी चलाना है। अगर 1 साल की ना होती, सिर्फ 1 साल की आपको रिवैल्यूएशन दी होती तो आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से रिवैल्यूएशन सरप्लस की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन मालूम करनी है। तो आपने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन मालूम की 1840 और 240 को 16 पर डिवाइड करके 15 आ गई। आपने ये 15 ली और इस 15 को ले जाके कहाँ पे लिख दिया? इसकी एंट्री पास कर दी, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट क्या होगा? लेस होगा, और रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट क्या होगा? ऐड होगा। इसी लॉजिक के तहत डेबिट एंड क्रेडिट के तहत हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉफिट के अंदर चेंजेस आती हैं, एसेट्स में जो चेंजेस आती हैं, जो करेक्शन ऑफ एरर में मसले आते हैं, IAS 8 में मसले आते हैं, इसी एक ही लॉजिक के तहत सारी चीज़ें डील हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या चीज़ ऐड होनी है, क्या चीज़ लेस होनी है। तो आपने ये वाला काम भी किया और आप आगे बढ़ गए। आपने अगले साल पहुँचे, 1725 आ गया, 235 आ गया, WDV आ गई। अब यहाँ पर
आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगले साल की रीवैल्यूएशन देखनी है कि उसकी वैल्यू क्या बन गई। उसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास 1635, ये वाली 1635 आ रही है। 1635 पर आए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब रीवैल्यूएशन लॉस ने पहले क्या करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को ख़त्म करना है, और अगर ना ख़त्म हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जा रहा, हमारा सरप्लस काफ़ी मौजूद है। हमारी इसकी एंट्री क्या होगी, फिर यहीं से देख के एंट्री भी बन जाएगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा है, मीन्स रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, डेबिट। और बिल्डिंग भी कम हो रही है, मीन्स बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, लेस हो जाएगी। या फिर क्या करेंगे, पूरी की पूरी एंट्रीज पास करेंगे, वो बाद में जाके डिस्कस करते हैं क्या करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पहले ट्रांसफ़र होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर आएगा, फिर ये वाली एंट्री पास होगी, कौन सी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट। ले जी, अब आपका ये 90 का काम भी हुआ। अब अगले साल में क्या हुआ है, 90 लेस हो गया है। कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर लेस करना है, उसकी लॉजिक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री आनी चाहिए आपको, वो एंट्री भी पूछ सकता है और क्या कर सकता है, आपसे चेंजेस इन इक्विटी में भी ये काम करवा सकता है। क्वेश्चन लेंथी होने की रीज़न ये है कि मैंने कंप्रीहेंसिवली एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, तकरीबन सारे काम ख़त्म करने थे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट वाले से अगले वाले कॉलम में, निचले कॉलम में अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के सामने अब लेस कर देंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और अगली एंट्री गलत हुई है, ये टाइपिंग एरर, ट्रांसफ़र हो गई। नेक्स्ट वही वाली एंट्री आएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? इसमें एक सजेशन यही है कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपने सारी की सारी एंट्रीज़ रिवाइज़ करनी है। एक ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टडी टैक्सी एग्जाम्पल है, काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसको भी कीजिएगा, और बाकी तो मज़ीद तो हैं ही हैं। एक छोटी सी बात, चलें यहाँ पर आप बताएंगे मुझे कि इन डिविडेंड में से कौन से डिविडेंड्स लेने हैं। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 23। 30 जून 23 कौन से डिविडेंड आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब यहाँ पर डाटा का अंदाज देखा है डिफरेंट है। यहाँ पे कैश और बोनस को अलहदा किया गया, उसके अंदर इंटरम और फाइनल को अलहदा किया गया। 23 का फाइनल नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में जाकर इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लेड पेंसिल से काट दें या इस तरीके से क्रॉस लगा दें कि मैंने ये नहीं लेना। 22 के दोनों आएंगे और 21 का क्या चीज़ नहीं आएगी, 21 का इंटरम नहीं आएगा, मीन्स ये दोनों नहीं आएंगे। और फाइनल में ये दोनों नहीं आएंगे। आपने सबसे पहले क्या कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है, ताकि आप इन चीज़ों को पिक ही ना करें और डेट वाइज चलें। टाइमलाइन बनाई जा सकती है। इजी क्वेश्चन में से मार्क्स लूज़ करना बेवकूफ़ी है। जो सर ने बात कही थी कि पेपर 80% पे अटैम्प्ट होता है, रह जाता है, तो उसकी बात मैं आपको अपनी भी बता देता हूँ। मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था, मैंने सिर्फ 2 सवाल मुकम्मल किए थे। कितने? 2 सवाल मुकम्मल किए थे, फुल फ्लैज, और बाकी एक भी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं था, लेकिन अनअटेम्प्टेड भी एक नहीं था। फॉर्मेट्स बने हुए थे, जैसे ये वाला सवाल है, अगर मैं इसकी ये पहली एडजस्टमेंट छोड़ देता
रीवैल्यूएशन वाली, तो ये मुकम्मल तो नहीं होना था ना, लेकिन ये अनअटेम्प्टेड नहीं है। इसमें से मैं पासिंग मार्क्स ले चुका हूँ, ये वाला काम था। हम लोग परेशान होकर मुश्किल एडजस्टमेंट की तरफ पीछे भागते रहते हैं और फिर मुश्किल एडजस्टमेंट को सोचते रहते हैं। और आसान एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एक एडजस्टमेंट नहीं आती है, अजम्पशन ले लो। क्या कर लो, अजम्पशन लेकर पता है उसकी एंट्री आनी है, कैलकुलेशन नहीं हो रही, गलत कैलकुलेशन कर दो, उसकी एंट्री पास कर दो, उस क्वेश्चन को आगे चलाओ। पास में लगी है, पेपर इस तरीके से पास होता है। ऐसे नहीं होता कि जी हम छोड़ देते हैं, छोड़ना कोई चीज़ नहीं है। मसलन आपको यही वाला क्वेश्चन था पिछला, आपको इस एडजस्टमेंट की समझ ही नहीं लग रही थी, इस राइट इशू की आपको समझ नहीं लगी, 420 की क्या करना है, क्या करूं, पहले साल में है, नहीं करूंगा तो अगला साल गया। छोड़ना बेवकूफ़ी है, लिख दो, गलत लिख दो, लेकिन लिख दो, कोई ना कोई एंट्री बना दो, क्या डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, नहीं समझ लग रही तो, लेकिन कम से कम उससे अगली एडजस्टमेंट्स को तो डील कर लोगे ना, उसके तो मार्क्स अचीव कर लोगे। गलत वैल्यू से कोई कुछ नहीं होगा, प्रोसीजर्स के मार्क्स हैं। आपकी एक एक बात चेक होनी है, आपके प्रोसीजर मुकम्मल हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी ये रिवैल्यूएशन वाली वर्किंग गलत हो गई, मसलन आपसे यहाँ से 240 था, आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पर जाके आपने लिख भी दिया और 420 लिख दिया, आपका क्या ख्याल है, आपके मार्क्स कट जाएंगे? आपको मिल जाएंगे मार्क्स, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की हुई है। और मज़ीद आसानी से कैसे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपने लिख दिया जे, और यहाँ पर आपने वर्किंग में जाके लिख दिया, ये क्यों आ गया दरमियान में, यहाँ पे आपने आके लिख दिया जे। अब क्या हो गया, ये क्रॉस रेफर, क्या हो गया, क्रॉस रेफर कि मैं ये कहाँ से पिक करके लेकर आया हूँ। अब तो भले गलत वैल्यू लिखी गई है, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, वजह एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ा करें तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि जी उसने कोई क्रॉसिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई वो उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है कि हम उसकी कैलकुलेशन की मार्क्स उसको दे दें। तो पेपर में से मार्क्स अचीव करना सीखें। जी, मैं 2 मिनट सांस ले लूं, आप भी ले लें, फिर हम क्या शुरू करते हैं।